तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र, यहाँ पे थोड़ा सा छूटा हुआ है, केंद्र यहाँ पे होगा, ठीक है। यानी कि एग्रीकल्चर साइंस सेंटर की हम बात करें, विज्ञान केंद्र की बात करें, तो कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो 1974 में ये स्थापित किया गया था पुडुचेरी में। लेकिन अगर बात करें कि प्रथम विश्वविद्यालय कृषि के क्षेत्र में, यानी कि अगर बात किया जाए भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे हुई थी, या आप कह सकते हैं कौन सा था, तो ये पंत विश्वविद्यालय, ठीक है। जीबी पंत जिसको हम कहते हैं, ठीक है, पंत विश्वविद्यालय बोले या जीबी पंत विश्वविद्यालय है, वो भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एक कृषि विज्ञान केंद्र है जो कि फर्स्ट बार कहाँ पे, पुडुचेरी में स्थापित किया गया था। लेकिन अगर कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो पंतनगर था, ठीक है। पंतनगर विश्वविद्यालय जो है वो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था। याद करेंगे कैसे, देखिएगा, विज्ञान केंद्र की बात कर रहा है तो अगर आप फाट मारते हैं, जिसको हम पाद बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लग रहा होगा खराब, लेकिन याद हो जाएगा। तो केंद्र की ओर हम देखते हैं कि कौन केंद्र में था। इस गंध का जो गंध स्मेल आती है उसका केंद्र कहाँ पे है, यानी कि कहाँ से ये छूटा है, ठीक है। तो अगर केंद्र की बात करें, कृषि केंद्र की बात करें, यानी कि कृषि संबंधित ही है। अगर कुछ अजीब सा खा के गंध छोड़ते हैं तो पहले हम पाद छोड़ते हैं, तो हम उसके केंद्र को पता लगाते हैं। देखिए थोड़ा सा लग रहा होगा ऑड वर्ड, लेकिन याद हो जाएगा। और अगर हम कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो जीबी पंत, ठीक है, जीबी पंत जो विश्वविद्यालय है वो आपका प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था। अगर राष्ट्रमंडल खेल के आयोजन के बारे में बात किया जाए कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ पे हुआ था, सबको पता रहता है कनाडा में हुआ था, हैमिल्टन में। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर एशिया में प्रथम बार कहाँ पे हुआ था, तो एशिया में प्रथम बार एशिया में ही हुआ था, मतलब मलेशिया, ठीक है। एशिया में प्रथम बार एशिया में, यानी कि मलेशिया में हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे, जो राष्ट्रमंडल खेल प्रथम बार एशिया के किस कंट्री में हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था, मलेशिया में। अगर बात किया जाए विश्व में तो ये कनाडा में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल जो है वो कौन सा देश खेलते हैं, जिस पे कभी न कभी ब्रिटिश हुकूमत रहा है, वहीं सब कंट्री मिलके राष्ट्रमंडल खेल खेलते हैं, ठीक है। कड़गम कहाँ का लोक नृत्य है, देखिएगा यहाँ पे कब जाएगा गम, कब जाएगा, कड़गम को इस तरह से याद करेंगे, कब जाएगा गम, कब जाएगा, जब आपस में हम लोग मिल जाएंगे, ठीक है, तो गम थोड़ा बहुत कम हो जाता है। जब हम किसी से मिलते हैं, अकेले अकेले काफ़ी गम हो जाता है, तो किसी से मिलते हैं तो गम का भी कम हो जाता है। रीता फारिया को किस वर्ष विश्व सुंदरी का खिताब दिया गया था, तो देखिएगा रीता फारिया प्रथम विश्व सुंदरी थी भारत के रिस्पेक्ट में बात करें तो, ठीक है। तो इन्होंने छक्का मार दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ थी वो एक एक रन, दो दो रन लेके, मतलब कि आउट ऑफ, मतलब कि कंटेस्ट हो जाती थी, यानी कि पार्टिसिपेट तो करती थी लेकिन कोई छक्का नहीं मार पाती थी। रीता फारिया पहली बार गई और छक्का मार दी, ठीक है। और इनके ये फिर क्या था कि इनको फिर मूवी वगैरह, जैसा कि हमेशा इंडिया में होता है, जैसे अभी जो मानसी छिल्लर हैं उनको भी मूवी वगैरह ऑफ़र हुआ, तो उसी तरीके से इनको भी मूवी वगैरह ऑफ़र हुआ था। लेकिन ये फिजिशियन थे, जैसे अभी मानसी छिल्लर भी एक डॉक्टर हैं, उसी तरीके से ये भी एक डॉक्टर थे। पता नहीं डॉक्टर लोग कितना सुंदर होते हैं, वो तो फनी चीज़ है, लेकिन ये भी एक डॉक्टर थे। और इन्होंने फिर जाके बाहर इंग्लैंड में, जहाँ से ये फिर फर्दर स्टडी के लिए गए, वहाँ पे शादी कर लिया और फिर वहीं पे बस गए, ठीक है। तो याद रखिएगा ये तो इनका कहानी है, लेकिन फिर भी हमको याद क्या करना है कि रीता फारिया को कब विश्व सुंदरी का खिताब मिला था, तो 66 में मिला था, लास्ट में 6 रहेगा। वैट का जो प्रणेता थे वो कौन थे, यानी कि वैट किसकी देन है, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स की बात करें तो मॉरिस लारे फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे, उन्हीं का वैल्यू एडेड टैक्स दिया हुआ है। अब देखिए टैक्स की बात करें तो अगर कहीं पे आप कुछ चीज़ लाते हैं तो वहाँ पे क्या कहता है कोई कि लारे पहले टैक्स ला, ठीक है, सरकार क्या बोलती है, लारे पहले टैक्स ला, तो इस तरह से याद रखेंगे, लारे थे। आर एल मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है, तो आर एल मल्होत्रा जो समिति है वो बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। आर एल जो मल्होत्रा समिति है वो बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। किस संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटा के 5 वर्ष कर दिया गया,
पहले जो लोकसभा का कार्यकाल हुआ करता था 6 वर्ष का हुआ करता था। आप जानते भी हैं कि जो पहले क्रिकेट मैच हुआ करता था वनडे जो 60 ओवर का हुआ करता था, बाद में 50 ओवर का कर दिया। उसी तरीके से 6 वर्ष का पहले लोकसभा का कार्यकाल होता था, लेकिन ये जो जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने 44वां संशोधन करके 5 वर्ष कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जनता पार्टी की सरकार ने 44वां संशोधन किया था और उसमें 5 वर्ष हो गया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? जो 14 शिलालेख हैं अशोक के, उसमें कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो 13वें जो शिलालेख है। याद कैसे करेंगे? 13 नंबर के जो शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध में इस तरह से अशोक बोल रहे होंगे कि तेरे को तो इस बार छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तेरे को यानी कि तेरा। ठीक है, अब युद्ध में ऐसा ही बोला जाता है ना कि तेरे को तो एकदम से छोड़ेंगे नहीं, तो तेरा याद हो जाएगा। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो इंडिपेंडेंस लीग, देखिएगा जैसे इंडियन प्रीमियर लीग होता है तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस लीग है। कभी आपने नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को एक साथ कोई मंच पे नहीं देखा होगा, लेकिन ये जो इंडिपेंडेंस लीग है उसकी जो स्थापना थी वो किसने की थी? नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। याद इस तरह से किया जा सकता है कि इंडिपेंडेंस दिलाना था, तो नेहरू जी इनके साथ इसलिए थे क्योंकि इंडिपेंडेंस जब मिलेगा तो ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और सुभाष चंद्र बोस तो इतना कर्मठ योद्धा थे कि बस इंडिपेंडेंस के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। नाज़ी के साथ यानी कि हिटलर के साथ हाथ मिला लिए, फिर ये जापान के साथ हाथ मिला लिए, यानी कि साम दाम दंड भेद सब अपनाने के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए तैयार थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। अगला वीडियो में फिर से मिलते हैं।